फाइनली 28 फरवरी कल सीबीएसई के बच्चों का केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर है। सबसे पहली बात, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है वो बेस्ट विशेष। बेटा आराम से पेपर करेंगे, कामली करेंगे। अब जितना आपने पढ़ा है उसको अपन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, कैसे पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए अपन को पेपर को अटेम्प्ट करना है वो सीखते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी भी कंडीशन में आपको अपना जो एफर्ट्स का जो माइंडसेट है, जो आपका एक फाइटर एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड आपको नहीं छोड़ना है। और फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो ये हाफ एन आवर का जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो एंड तक बने रहना। इस वीडियो में अपन क्या जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज कोई पढ़ाई की बात नहीं, बस ये देखना है कि जितना आपने पढ़ा है अभी तक का पूरे साल भर में, 11th में, 12th में, 10th लेवल पर, जूनियर क्लास में जितनी भी आपने साइंस को समझा है, पढ़ा है, उसको आप उस 3 घंटे के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करते हो, आप उसको कैसे प्लानिंग करके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स क्या है, वो भी जज होंगी। वैसे तो बिल्कुल टॉपर्स के लिए 100 में से 100 आने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर अपन स्ट्रेटेजी रखें और अगर अपन अपने नॉलेज को जो है वो ढंग से अप्लाई करें, स्ट्रेटेजी से अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो, आपने अगर 80%, 90% या 60% सिलेबस भी किया है, उतने नॉलेज में भी अपन मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो भी अपन देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात, चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसमें आपको अभी रिवीजन में क्या क्या चीजें फोकस करना है, क्या क्या आपको रिवीजन में जो है ध्यान रखना है, वो भी देखेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपके पता ही आप लोगों को 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे फिजिकल के अंदर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, 7, 9 और 7 का वेटेज है। क्या करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में अभी सब लोग? सबसे पहले आराम से कूल माइंडेड होकर के आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और केमिकल काइनेटिक्स में, इन दोनों तीनों चैप्टर्स में आपने जितनी भी स्टडी करी है बेटा, इनमें आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास में एक फॉर्मूला की लिस्ट हो। तो अभी आराम से बैठ करके विद इन हाफ एन आवर तीनों चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार लिख लो, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन में यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन के अंदर बेटा हेनरी के लॉ का फॉर्मूला मेंशन कर लें, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राउल्ट्स लॉ का सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अभी फॉर्मुलेशन एक टेबल बनानी है आपको, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। उसके बाद में आप आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं चारों, उनके फॉर्मूला, ठीक है ना, और वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है ये अच्छे से करें। सॉल्यूशन में कई बार कंसंट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसंट्रेशन बेस्ड के जितने भी फॉर्मूलाज है कौन कौन से, स्पेशली मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, या मोल्स की जो कैलकुलेशंस हैं, उनके जो जनरल क्वेश्चंस हैं, उनकी तैयारी के लिए इनके फॉर्मूला। तो यहां पर आपको आपका फॉर्मुलेशन वर्क होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आपको सबसे पहले सॉल्यूशन के 2 पेज के अंदर आपने फॉर्मुलेशन लिख लिए, और साथ में वो भी लिख लिया कि ये फॉर्मूला किसके लिए काम आता है, ये फॉर्मूला किस में यूज होगा, ये फॉर्मूला कौन से न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख करके रखें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, 9 मार्क्स का है। सेम यहां पर भी आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दें। इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा लिख करके भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9 मार्क्स के वेटेज के अंदर जो है डायरेक्टली सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन का हो गया फॉर्मूला, ई नोट का स्टैंडर्ड वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री के अंदर आपने जो है वो मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, खोलराश लॉ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो सारा एक बार लिख लें। फॉर्मुलेशन एक बार आप ढंग से बना दें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लाइकवाइज केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आप लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन को एक बार लिख लें, उसके फॉर्मुलेशंस को नोट कर लें। टी हाफ लाइफ पीरियड जो है उसके न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को उसका फॉर्मुलेशन नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, EA, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी लिस्ट बनाते चले साथ में। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, उसके बाद में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के फॉर्मूले हो गए, और टी हाफ 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है बेटा, के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला नोट कर लें। और एक बात, एक्चुअली इनिशियल रेट मेथड का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इनिशियल रेट मेथड लिख जरूर लें कि वो कैसे होता है।
ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए आपने कैसे दो इक्वेशंस को डिवाइड करके आपने किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में आपने ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने उसी किसी सेम वैल्यूज को कट करके आपने नेक्स्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया। तो इनिशियल रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में आप ये ध्यान रखें कि आपको जो जो भी फॉर्मूले आप नोट कर रहे हैं वो फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हों, कहीं जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाए एंड टाइम में, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में 7, 9 और 7 ये जो वेटेज है, ठीक है ना, वो 23 मार्क्स का वेटेज है और 23 मार्क्स का वेटेज है तो 23 में सभी के सभी न्यूमेरिकल तो आते नहीं है। इसका मतलब ये भैया कि इसके अंदर भी कुछ पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा। तो ये भी ध्यान रखें कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पार्ट क्या करना है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितने भी हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकर्स इन अ फ्रोजन मीडिया, तो कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट सेपरेशन जो होता है, ठीक है ना, मिक्सचर्स का, आइसोटोपिक मिक्सचर्स का, वो पॉसिबल क्यों नहीं है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल के साथ साथ रीजन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस पर भी आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर लो, फटाफट एक बार देख लो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, राउल्ट्स लॉ के अंदर जो है वो हायर एल्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। हायर एल्टीट्यूड पर अगर अपन जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस की डेफिशिएंसी से एनोक्सिया होता है, थिंकिंग क्लियर नहीं होती है, ठीक है ना। द बैंड्स का जो इफेक्ट है नाइट्रोजन गैस की वजह से जो दो बैंड्स बनते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग वाले, तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। पीवाईक्यूज देखो फटाफट एक बार कि हाँ ये कुछ रह तो नहीं गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आराम से एक बार बैठो 2 घंटे के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के हाफ एन आवर के अंदर आपके फॉर्मुलेशन हो जाएंगे और 1 आवर के अंदर अंदर जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपके रेडी हो जाएंगे। बनती कोशिश चांसेस ये हैं कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्राइमरी बैटरी से क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशंस में अगर अपन ऑब्जर्व करें तो लॉज मैंने आपको बताई दी है, एसिडोटिक मिक्सचर। एक बात और, सॉल्यूशन के अंदर बेटा जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन है उनके एग्जांपल जरूर करें, ठीक है ना। कौन से 2 सॉल्यूशन के मिक्सचर पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे और कौन से 2 सॉल्यूशन के मिक्सचर नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो बेटा 23 मार्क्स के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को आप चाहो अभी तो अभी जो है वो आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है ना। फटाफट रिवाइज करें। अब आते हैं अपन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग नेम रिएक्शंस को आराम से बैठ के लिखो। 1 घंटे के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको जितनी याद है, नेम रिएक्शंस हो गई या कुछ ऐसी फेमस रिएक्शंस हैं जो याद होती हैं, एग्जाम में आती ही हैं, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शंस को आप नोट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हेलो एल्केन, हेलो ओरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, कीटोन्स, कार्बोमीन्स, ठीक है। इन चारों चैप्टर के जो रिएक्शंस है वो लिख लें। मैं तो कहता हूं बायोमोलिक्यूल्स की भी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। कौन सी? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको प्रूव करना है ओपन चेन, उसके लिए बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शंस आती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अपन HIC रिएक्शन कराएंगे रेड पी से तो एनहेक्सेन बनेगा, जिससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, वो भी स्ट्रेट चेन में होते हैं, 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं तो असिटाइलेशन होता है, वगैरह वगैरह। तो रिएक्शन आपको दिख रही है बेटा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस का एक आप अलग से 3 से 4 जो है पेज में बन जाएगा और वो मुश्किल से आधे घंटे घंटे भर में काम हो जाएगा, फटाफट नोट कर सकते हैं। ये पूरा एक रिवीजन फॉर्मेट है। और जरा भी आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शंस का आपको अप्रोच करना है, आराम से बैठ के पढ़ना है, तो मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसको आप एक बार देखें और आराम से उसकी लिस्ट बन जाएगी। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला काम क्या है? आपको रिएक्शंस जो है वो लिखनी है, ठीक है, बैठ करके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप तुरंत जो है वो जो डिफरेंशिएट करने के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल इथेनॉल में डिफरेंशिएट करना है, राइट। प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 ओल में डिफरेंशिएट करना है, राइट। असिटल्डिहाइड प्रोपेनॉल में डिफरेंशिएशन करना है, जहां पर अपन कोई लैब टेस्ट के थ्रू, किसी एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू पीपीटी या गैस का एवोल्यूशन चेक करते हैं, कलर फॉर्मेशन से चेक करते हैं कि भैया कि हाँ ये प्रेजेंट रहेगा, ये वो रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा। तो डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें भी मैं तो कहता हूं फटाफट लिस्ट। फॉर एग्जांपल आइडोफॉर्म, जो भी अल्फा मिथाइल वाले ग्रुप्स हैं वो सब आइडोफॉर्म देंगे कंपाउंड्स, ठीक है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, कौन नहीं देगा, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, लूकस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट,
ठीक है ना, लाइबरमैन नाइट्रोसो हो गया, ब्रोमीन वाटर के साथ में व्हाइट पीपीटी बनाता है, अमीन, ठीक है ना, एनिलीन बनाता है और फिनोल बनाता है, ये भी एक डिस्टिंग्विश का टेस्ट हो गया। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो जितने भी टेस्ट है वो फटाफट नोट कर लें, जिनसे आप लोगों का एक कंसेप्चुअल पार्ट ऑर्गेनिक का साथ में कवर हो जाएगा। तो कन्वर्जन के साथ साथ दूसरी बात क्या सीखी आपने, कन्वर्जन के साथ साथ आप जितने भी डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बता रहा हूं, सुन लेना। बच्चे कन्वर्जेंस करके नहीं जा रहे हैं, गलत बात है, कन्वर्जेंस करने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और डिफरेंशिएट करने के बाद में कन्वर्जेंस पे फोकस करो। कन्वर्जेंस जितने भी इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ कन्वर्जन में अब नहीं जाना है, जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत है वो इजी टू मॉडरेट ही करें तो बहुत है, लेकिन जितने भी इजी और मॉडरेट कन्वर्जन से उनको एक बार देख लो कन्वीनियंटली, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना याद करें बैठ करके, अदरवाइज ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स में क्या अप्रोच करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स बच्चों को सबसे ज्यादा उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशली ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर, तो बेटा बैठ करके फटाफट विद इन हाफ एन आवर बायोमोलिक्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आप जाएंगे डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, और लास्ट में कुछ पार्ट विटामिन। बच्चों में फिर कह रहा हूं, विटामिन से एक क्वेश्चन हर साल आता है। विटामिन के जितने भी केमिकल नेम्स है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, इनके केमिकल्स नेम्स आप याद कर लें। सोर्सेस, कौन से फूड सोर्स से कौन सा विटामिन मिलता है, इसकी टेबल आपको मिल गई होगी, ठीक है ना। तो आप लोग ऑलरेडी विटामिन पढ़ के जाएं, विटामिन से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में अगर अपन आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग मेन फोकस करेंगे बेटा ग्लूकोज पर और फ्रक्टोज पर। सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है, ये क्वेश्चन कई बार किसी न किसी तरीके से पूछते हैं पेपर में, कोई भी सेट हो तो इन्वर्ट शुगर सुक्रोज को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। फ्रक्टोज एक कीटोनिक शुगर है, फिर भी वो टॉलरेंस टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट देता है। फ्रक्टोज एक कीटोनिक शुगर होने के बाद में भी एक रेड्यूसिंग शुगर है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाई फ्रक्टोज इज अ रेड्यूसिंग शुगर ऑल्दो इट कंटेन्स अ कीटोन। आपको पता है कीटोन्स एक्चुअली फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन फ्रक्टोज देता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पढ़ करके जाना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन अमीनो एसिड्स पर आते हैं। अमीनो एसिड्स में क्या ध्यान देंगे, तो अमीनो एसिड्स में आप लोग मेनली एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एम्फोटेरिक नेचर पढ़ लें एक बार, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की सिर्फ डेफिनेशन अगर हो सके तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पर आए कि कैसे वो स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसके फटाफट पढ़ लें, रिवाइज कर लें। डीएनए आरएनए में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखें आराम से। थोड़ा मैं फटाफट बोल रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर के बेटा लिखते जाओ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए आप फटाफट नोट करें और यही रिवाइज करके जाएं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस नोट कर लें अच्छे से, विटामिन को पढ़ लें। और बायोमोलिक्यूल से बेटा जो डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड अगर परेशान कर रहा है ना, तो आप लोग डाइसैकेराइड में मिल्क शुगर, ठीक है ना, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ठीक है, ये दोनों शुगर्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज, आप लोग पढ़ लें एक बार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत है, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखें कौन सा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज सुक्रोज में अवेलेबल होता है, कौन सा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज जो है वो सेलुलोज में रहता है, ठीक है। रेड्यूसिंग शुगर की लिस्ट और नॉन रेड्यूसिंग शुगर की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। एमसीक्यूज रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग से बनते हैं कि कौन सी शुगर रेड्यूसिंग है और कौन सी शुगर नॉन रेड्यूसिंग है, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको 4 काम बताए, ठीक है, कौन कौन से याद रहेंगे, ठीक है, क्या क्या याद रहेंगे। सबसे पहले नेम रिएक्शंस, रिएक्शंस की पूरी लिस्टिंग फटाफट लिखें, नोट करें। और उसके बाद बेटा आप लोग आओगे सीधा किस पे, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन पर। थर्ड आप लोग कन्वर्जेंस करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक के कन्वर्जेंस, ज्यादा नहीं, नया कुछ भी नहीं सीखना है अभी। और फोर्थ लास्ट पार्ट पे आपका आता है बेटा, आप लोगों को बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को देखना है। एक बात और, आप लोगों को लेबोरेटरी टेस्ट अगर बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 से 4 लैब टेस्ट आपको याद होने चाहिए, जैसे लुकस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, ठीक है ना। उसके बाद में आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो याद होने चाहिए।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद बेटा अपन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। टॉपर्स के लिए एक बात और बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोड में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं कई बार, एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, एग्जाम्पलर में भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप 70 में से 65 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, आप उसके लिए कैपेबल कैलिबर है आपके अंदर, तो आप रोड में प्रॉब्लम जरूर करें। रोड में प्रॉब्लम बेटा माइल्ड से मॉडरेट लेवल की आती हैं, HOTS लेवल पर रोड में के प्रॉब्लम्स जो है आना बोर्ड में थोड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो रोड में भी जरूर करें। अगर आपके पास है फटाफट रिवाइज कर लें, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, डी एंड एफ ब्लॉक। जितने भी डी एंड एफ ब्लॉक के जो ट्रेंड्स है, स्पेशली एटॉमिक रेडियस का जो हुक शेप का ट्रेंड है वो पता होना चाहिए। तो डी और एफ ब्लॉक में ट्रेंड्स के बाद रिवाइज कर लें। जो एक्सेप्शंस हैं डी और एफ ब्लॉक के, वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक में जो एक्सेप्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंड्स और एक्सेप्शन पढ़ने के बाद में एक बात जरूर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कम से कम 3D का, 4D का और 5D सीरीज का तो आना ही चाहिए। उसी के बेस आप लोग जस्टिफिकेशन दोगे कि सर ना इसमें ये ट्रेंड इसलिए फॉलो होता है, इसमें ये ट्रेंड इसलिए फॉलो होता है, ठीक है। और कुछ डायरेक्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ई नॉट पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसका पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर जो है रिएक्शन का ई नॉट पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है या कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे डी और एफ ब्लॉक से, ये भी एक बार पढ़ लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा IUPAC से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। उसके बाद में VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक CFT, ठीक है ना। तो VBT CFT में VBT की वो टेबल आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4, 5, 6 में आपको ये जज करना है कि कॉम्प्लेक्स इनर बनेगा या आउटर। फटाफट देख ले कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इनर है, कौन कौन से आउटर है। जहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बेटा वो इनर बनवाएगा, जहां पर भी वीक फील्ड होगा वो आउटर बनवाएगा। थोड़ा जस्टिफाई कर ले, कुछ अच्छे सिंपल टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर ले। हाँ, क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें अपन ने आउटर बनाया, ठीक है ना। साइनाइड और कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अपन ने इसमें इंटरनल जो है वो इनर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो VBT को पढ़ने के बाद में आप CFT पे जाएं। CFT और VBT को आप रिलेट भी कर सकते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स को आपने VBT से स्ट्रक्चर से लिए पढ़ा है, उसी VBT के कॉम्प्लेक्स को आप फिर CFT के अकॉर्डिंग पढ़ लें, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, इसके अंदर ना एक मेटल कार्बोनाइल टॉपिक है, ये जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है और मेटल कार्बोनाइल इंपॉर्टेंट है। और एक और पार्ट बचता है इसमें, वो है कलर कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस कलरफुल होते हैं, ठीक है ना, उनके कलर के लिए जो आपको फॉर्मेशन दिखाना है वो एक कलर व्हील से पता चलता है, तो ये भी पढ़ लें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC, VBT, CFT, मेटल कार्बोनाइल और कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेटा फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेशन, उसके बाद इजी न्यूमेरिकल के बाद आप लोग उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस व्हाई और व्हाट या रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ के जाएं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी नेम रिएक्शंस, डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस, रोड में प्रॉब्लम्स और कन्वर्जेंस इजीली रिवाइज करें। बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, DNA, RNA, डिफरेंस, अमीनो एसिड्स वगैरह। DF में ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रीजन। DF के लिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, आप लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करें, सीधा इसका ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, इसका ये रीजन। एंड टाइम पर ये बेटर स्ट्रेटेजी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फिर से वही IUPAC, VBT, CFT और मेटल कार्बोनाइल फटाफट रिवाइज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अपन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं बेटा, वो है हाउ टू अटेम्प्ट 70 मार्क्स ऑफ पेपर, जिसमें आपको 50 मिनट्स बेटा रीडिंग है और 3 आवर्स का आपको जो है वो सॉल्यूशन का, रिटर्न का आपका पार्ट टाइम रहता है। कैसे अटेम्प्ट करें सर, हम कैसे अटेम्प्ट करें? तो भैया सबसे पहले बताता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कि बेटा आपका ना पेपर कैसा जाएगा वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने एंड तक बने रहना। स्ट्रेटेजी ही मैटर करेगी कि आप पेपर में कैसा परफॉर्म करोगे। तो कई बच्चे बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन उनकी ना पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर नहीं होती है, ठीक है ना। वो स्ट्रेटेजी ही मेन चीज है। आप लोगों ने क्रिकेट में भी ऑब्जर्व किया होगा कई बार, नहीं कि बहुत अच्छी पावरफुल टीम है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी ढंग से नहीं है बेटा, तो ऑफकोर्स ही बात है वो टीम हारेगी। तो स्ट्रेटेजी ही मैटर करेगी। आप कुछ चीज कम पढ़ो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो पेपर में आ रहा है उसको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो मैटर करता है। तो मैं बता रहा हूं आपका पेपर कैसा जाएगा वो डिपेंड करता है बेटा, शुरू के जो आपको 15 मिनट का टाइम मिला है,
15 मिनट्स जो स्पेशली किसका है, रीडिंग का है, जिसमें कि आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पेपर को रीड करना है, आपको ये पता करना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो रीडिंग टाइम के लिए आप क्या करें, इसके लिए सबसे पहले आप लोग पेपर देखें आराम से, पेपर को 15 मिनट से रीड करें। तो को ना दो पार्ट में काम करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आप रीड करते जा रहे हैं आराम से, ठीक है ना, पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, राइट। तो आप यहां पर 10 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर रीड करें, ठीक है ना, और रीड करने के बाद में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो अटेम्प्ट करने हैं, उनको टिक लगाएं। इस राइट का मतलब हो जाएगा टिक। एक बात और मैं बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की जो है बनाई हुई है, मैंने कई बार बच्चों को इसको जो है वो सजेस्ट किया है, बच्चों ने इसको इम्प्लीफाई किया है और बच्चे डेफिनेटली 99, 98, 97 तक भी लेकर के आए, 100 में से 100 भी कुछ बच्चों के आए। इसलिए ये कोई कंफर्म स्ट्रेटेजी नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, आप इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है ये। तो आप उन क्वेश्चंस को जिनको आपको अटेम्प्ट करना है उसको टिक लगाएं, ठीक है बेटा। दूसरा, आप जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, वो आप बिल्कुल क्रॉस कर लें, मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्टेड, यहां पर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट का क्रॉस लगा दें, ठीक है ना, पेन से कि भाई मुझे ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करना है, और क्योंकि वो चॉइसेस में काम आएगा। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट है, ठीक है, उनको आप सर्कल्ड कर लें, ठीक है। अटेम्प्ट तो करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको उसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, ये वाला काम आपको पहले कर देना है 10 मिनट के अंदर, और आराम से हो जाएगा। 10 मिनट में कोई भी स्टूडेंट केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ पढ़ने में नहीं लगेगा, 10 मिनट में कोई भी स्टूडेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। 10 मिनट में आपको ये करना है कि पूरे 33 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको टिक लगाएं, कौन से क्वेश्चन डाउटफुली हैं, आते तो हैं लेकिन थोड़ा सो मामला है, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, सर्कल लगा दें, और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने बिल्कुल और में चॉइस होती है तो आप उसमें क्रॉस लगा दें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर शुरू होता है बेटा 5 मिनट का टाइम। ऑफ कोर्स ये बात है, इस टाइम में कोई लिखने की परमिशन तो सीबीएसई में है नहीं, आप आंसर तो लिख नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट मेंटली आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व नहीं करना है, यहां पर आपको 5 मिनट के टाइम पर जो भी आपका सेक्शन ए है, एमसीक्यू वाला जो पैटर्न है, ठीक है ना, उसको सिर्फ आपको मेंटली सॉल्व करना है। मेंटली सॉल्व का मतलब क्या होता है, मेंटली सॉल्व का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई लो, आंसर है हाई, ठीक है, अपन ने देख लिया हाई आंसर है, ठीक है, आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, कोई यूनिट आ रहे पूछ लिए, ठीक है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा, इसका आंसर अपन ने मेंटली चेक कर लिया, हाँ ठीक है ये भी आता है। तो आपको ना बेटा यहाँ सेक्शन ए के अंदर जो 16 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, यहां पर जो आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस 16 क्वेश्चन में से कम 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनका आपको आंसर वहां पर मेंटली मिल जाएगा। इसका मतलब है अब आपको ज्यादा काम नहीं है, अब आपके 12 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, मेंटली सॉल्व करना बस, खाली हल्का सा देख लिया, ज्यादा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे सॉल्व नहीं करना है, बाद में देखेंगे, पूरा 3 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये काम आपको 15 मिनट में करना है। अगर आपने ये कर लिया ना 15 मिनट में, तो आप ये मान के चलो कि आपका पेपर अच्छा है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपने कुछ चीजें ढंग से नहीं भी पढ़ी है, कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा भैया कि 70 में से ना मुझे इतने मार्क्स का तो पक्का आता है, इतने मार्क्स का थोड़ा सा डाउटफुल है, और ये तो अटेम्प्ट नहीं करना है। एमसीक्यूज में 16 है तो मुझे 10-12 एमसीक्यू तो आते हैं, 1-2 के अंदर मुझे डाउट है, और बाकी 2-3 में सॉल्व करूंगा तो मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखेंगे। अब शुरू करते हैं खेल अपना मेन, 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये पूरा एक वनडे गेम है कि आप 50 आवर्स में, 50 ओवर्स में जो है वो कितना स्कोर कर पाओगे। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले अभी आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एमसीक्यू का, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 12 जो है वो क्वेश्चन इसमें एबीसीडी, और 4 क्वेश्चंस जो है वो असर्शन रीजन के आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी आपने जो है वो इजीली जो है वो प्लान आउट करके रखा हुआ है, और 4 AR टाइप का इसमें पार्ट है। तो इसको आप कितने टाइम में करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको ना इसे बेटा 20 मिनट्स में कर लेना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आप इसके लिए ऑलरेडी 5 मिनट यहाँ पे ले चुके हो। लेकिन आराम से करना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके ढंग से आप एमसीक्यू को टिक करें, कहीं गलत नहीं हो जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको
सेक्शन ए में जाने का टाइम मिलेगा तो सही, लेकिन कहीं उस टाइम पे रिवाइज नहीं कर ढंग से उसको करेक्ट नहीं कर पाओ, इसे यहाँ पर काम पक्का होना चाहिए। फिर आएंगे बेटा आप सेक्शन बी के अंदर, सॉरी, फिर आप आएंगे बेटा डायरेक्ट सेक्शन ई में, डायरेक्ट आप सेक्शन ई में आओगे। ए बी सी डी से करते हैं, गलत नहीं है, वो उनका अपना टाइप है, कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो टॉपर्स की जो कॉपीज को ढंग से ऑब्जर्व किया है उसमें मैंने मैक्सिमम यही एक ट्रेंड देखा है कि बच्चे पहले क्या करते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन ई पर आते हैं। मुझे ये थोड़ा ठीक लगा, मुझे पर्सनली भी, अगर मैं स्टूडेंट होता और अगर मैं सीबीएसई में आज की डेट में अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम देता तो मे भी सेक्शन ए के बाद सेक्शन ई में ही जाता, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज सेक्शन ई का होता है। तो सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर्स के जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये से 3 क्वेश्चंस आएंगे और इन सब में आप लोगों को जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं और आपने ऑलरेडी इसमें से चूज कर लिया आपको क्या अटेम्प्ट करना है। तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, इसका तो वेटेज 1 मार्क का था ईच, ठीक है ना, मैं इसको करेक्टली कर देता हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन ईच है, ठीक है ना, और इसके लिए आपने दिए बेटा 20 मिनट्स पहले सेक्शन के लिए। यहाँ 3 क्वेश्चंस आएंगे और इसका वेटेज बेटा 5 मार्क्स ईच, ठीक है, और इसके लिए आप जो दोगे वो 50 मिनट्स दोगे। कितने दोगे बेटा? कम से कम 50 मिनट्स, ठीक है ना। 45 टू 50 मिनट तो देने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो एक स्कोरिंग पार्ट है आपका। आप देखो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 50 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा अपन, फिर सेक्शन डी पर आओगे आप लोग। अब आप लोग सेक्शन डी पर आए, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अगर कोई क्रूशियल सेक्शन है वो है सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन डी इज अ केस बेस्ड सीबीक्यू टाइप का है। सीबीक्यू के अंदर जो है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। 4+4 का फॉर्मेट है इसमें और 4 मार्क्स का इसमें जो है वो वेटेज है एक क्वेश्चन का। 2 के पैराग्राफ आएंगे। पैराग्राफ को ज्यादा रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट उसको देख लिया, एक 10 से 15-20 सेकंड में, ठीक है, चलो रीड कर लिया, आगे बढ़ गए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट ही होते हैं इसमें से। तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, इसको आप सीबीक्यू को अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 20 मिनट्स का। इसके लिए 20 मिनट्स बहुत है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो 20 मिनट से सीबीक्यू कर लिया, 50 मिनट्स ना सेक्शन ई कर लिया। अब अपन आएंगे बेटा सेक्शन सी के अंदर। जैसा मैंने कहा सबसे ज्यादा क्रूशियल अगर कोई सेक्शन है, मैं इसमें रेड अलर्ट लगा रहा हूं, क्यों? उसका रीजन ये है कि सेक्शन सी से मैक्सिमम क्वेश्चन की जो लेंदी प्रोसेस है वो ज्यादा होती है और उसका जो वेटेज है वो कम होता है। कई बार सेक्शन सी के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से मॉडरेट से ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है ना, और मार्क्स 3 ही मिलते हैं। तो यहां पर सेक्शन सी में आओगे और सेक्शन सी जो है वो 7 क्वेश्चंस का है, ठीक है ना। सेक्शन सी जो है वो 7, ठीक है। आपको कितना टाइम देना चाहिए इसके लिए रखें, ठीक है। 20 मिनट्स में एमसीक्यू वाला सेक्शन हो जाए, उसके बाद आप लोगों का सेक्शन ई हो जाए, फिर आप सेक्शन डी को सॉल्व कर लो। 45 मिनट्स सेक्शन सी के होने चाहिए। ये बहुत जो ये डिसाइड करेगा कि आपके एक्चुअल में 70 में से कितने 45, 50, 55, 60, 65 प्लस मार्क्स के लिए मैक्सिमम ये यहां से जो है वो मार्किंग बनती है। सेक्शन बी पर आएंगे और सेक्शन बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और सेक्शन बी के लिए और 2 मार्क्स का इसका वेटेज, ठीक है। और टू मैक्सिमम 30 मिनट्स मान के चलो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इतने आपको टाइम लगाना है। तो फाइनली मुझे बताएं कि अब आपके पास में स्ट्रेटेजी का जो प्लान है वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इसको अपन सम अप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना टाइम आप लोगों ने देखा? 20 मिनट्स आप लोगों ने लगाया इसके अंदर, ठीक है। 20 मिनट्स आपने लगाया इसमें सेक्शन ए के अंदर, फिर सेक्शन ई के लिए आपने 50, सेक्शन डी 20, फिर आपने 45 मिनट सेक्शन सी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन बी 30 मिनट्स। तो फाइनली आपने, ठीक है ना, 70, 90 और 30, ठीक है ना, ये हो गया बेटा 120, ठीक है ना, और 145 मतलब 165 मिनट्स। मतलब टोटल आपने अभी तक जो इन्वेस्ट किया है, कितने मिनट्स खर्च किए बताओ बेटा? 165। मतलब 165 से 170 मिनट का टाइम, मतलब 165 मान रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स इतना आपने इन्वेस्ट किया। टोटल कितना मिलेगा बताओ बेटा आपको? 180 मिनट्स आपके पास में है। मतलब ये सब करने के बाद आपके पास में
ABCDE सब सेक्शन हो गए। 165 मिनट आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब भी आपके पास में कितना बचा है बताओ? अब आपके पास में बेटा 15 मिनट और बचे हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15 मिनट्स आपके पास में और बचे हैं। अब इस 15 मिनट में क्या करोगे? इस 15 मिनट के अंदर आपको जो भी आपने ऐसे क्वेश्चंस बीच में छोड़े थे, सुनना मेरी बात ध्यान से अभी भी, इस 15 मिनट में जो भी क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 20 ए बी, उसमें फर्स्ट कर लिया लेकिन सेकंड आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं आ रहा है, उस टाइम कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, लास्ट के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए, ठीक है ना, जो भी आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है जिसको आपने नॉट अटेम्प्ट किया, ठीक है, सॉरी, जिसको आपने अटेम्प्ट में डाउटफुल रखा, जो डाउट्स है उनको क्लियर कर लिया, ये 15 मिनट के देख लिया। इसमें भी आपको 15 में से इसको कितना टाइम देना है बताओ बेटा? सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है। लास्ट के जो 5 मिनट हैं वो बहुत क्रूशियल, जब बेल बजती है उसके पहले के 5 मिनट बहुत क्रूशियल। ये कभी कभी बच्चों को ना 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा दिला देते हैं, ये वाले 5 मिनट। कैसे? आपने एमसीक्यू कर लिया लेकिन हो सकता है आंसर डी था, आपको डी ही पता था, लेकिन आपने लिखा तो डी और ऑप्शन जो है वो आपने सी का लिख लिया। तो जो ये वो वाला पार्ट है फटाफट एक बार देख लिया। तो 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एमसीक्यूज को देख लिया, कहीं पर चेक कर लिया यूनिट तो गलत नहीं लिख ली है, ठीक है ना, कहीं पर आपने वैल्यूज न्यूमेरिकल की रफ में तो कैलकुलेट करके रख ली, पर आपने जो है कॉपी में लिखना भूल गए जल्दबाजी के अंदर कि यहाँ पर तो यूनिट लिखी नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन के बीच में कहीं 2 पेज छूट गए और आपने वहां पे मेंशन नहीं किया। जितना भी ऐसा काम जो आपने इस पूरे 3 घंटे के टाइम में जो है वो एक ह्यूमन एरर को देखते हुए अगर आपने वो उसको मिस कर लिया है, तो आप 5 आई बना रहा हूं। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल कॉन्शियस टाइम होता है लास्ट के 5 से 10 मिनट का। तो ये लास्ट के जो 15 मिनट है उसको कोई भी स्टूडेंट हल्के में नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया यहां वहां बैठे देख रहे, नहीं, फाइटर एटीट्यूड आपको पूरे 3.5 घंटे तक का रखना है। एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, उसके 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक पूरे 3.5 घंटे का टाइम आपको, ठीक है ना, 15 मिनट और मान रहा हूं मैं पहले का, पेपर मिलने से पहले 15 मिनट, पेपर 15 मिनट पढ़ने का और 3 घंटे सॉल्व करने का, पूरे 3.5 घंटे का टाइम आपका फाइटर एटीट्यूड, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, एकदम काम, गुस्सा नहीं करना है, एकदम शांत रहना है और आराम से पेपर को सॉल्व करना है। अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है, बाहर से आपको कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। किसने कितना पढ़ा, जिसने जितना पढ़ा बेटा, मार्क्स तो आपको आपकी पूरे साल की मेहनत के अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 15 मिनट के अंदर 10 और 5 को आप डिवाइड कर लो। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको जो क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करना आता है, अच्छे से आता है, उसको आप पहले करें। इस सेक्शन में जो पहले अच्छा आता है उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, फिर इस सेक्शन में। तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना पहले ये सेक्शन करना है फिर मैं बी सी डी मैं लाइन से चलूंगा, कोई इश्यू नहीं है, टाइम आपको इतना ही देना चाहिए बेटा। ये कोई एक स्ट्रिक्ट जो है वो टाइमलाइन नहीं है, ये मेरा अपना जो है बच्चों को बताया हुआ, एडवाइस किया हुआ एक टाइम फ्रेम है। जैसा अगर आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम कर सकते हैं। बट आपकी स्ट्रेटेजी कोई भी रहे, लेकिन आपका जो मेंटल पेशेंस है, जो आपकी कामनेस है, जो आपका फाइटर एटीट्यूड है और जो कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मेरे आप सब लोगों के लिए, ठीक है ना, मेरी बस एक ही बेस्ट विशेष है कि आपका कल एकदम पूरी बॉडी माइंड सोल एकदम बिल्कुल पीसफुल, एकदम बिल्कुल शांत, ठीक है ना, एकदम मस्ती वाला एटीट्यूड बच्चों, मतलब एकदम, ठीक है ना, कि जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है, ठीक है। हर चैप्टर में से 80% पढ़ा है, 20% नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है, जितना भी जितनी मेहनत करी है, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री को एंजॉय करते हुए पेपर देंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। मेरा ये पूरा बिलीव है कि कल का पेपर बहुत ईजी आएगा, अच्छे से आप लोग पेपर करोगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप बोर्ड में लेकर के आओगे, ठीक है बेटा। तो